दोस्तों, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2020 को बजट 2020 पेश किया। वहां पर कर व्यवस्था में कुछ चेंजेस की और साथ में एक नई कर व्यवस्था भी शुरू की, जिसे फाइनेंशियल ईयर 2021 से लागू किया गया। दोस्तों, जब बजट में इसे पेश किया गया तो कहा गया कि नई कर व्यवस्था में जिनकी आय ज़्यादा है और बचत कम हो पाती है, उन्हें टैक्स में फ़ायदा मिलेगा। तो इसे हम एक कैलकुलेशन से भी समझेंगे। इसके लिए मैं अलग-अलग इनकम और अलग-अलग छूट को लेकर कैलकुलेट करूँगा। तो 3-4 एग्जांपल्स हम यहाँ पर रख लेंगे तो ये चीज़ें पूरी तरह क्लियर हो जाएँगी कि आपको कब नई कर व्यवस्था में जाना चाहिए, कब पुरानी कर व्यवस्था में। तो हम यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं कि नई कर व्यवस्था और पुरानी कर व्यवस्था में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक जरूर कर लीजिए, जिससे मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर जैन सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पर मैं फाइनेंस से संबंधित डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो लाता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं न्यू टैक्स रिजाइम के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम अगेन दोस्तों, नई कर व्यवस्था जब 1 फरवरी 2020 को इसकी घोषणा की गई तो यहाँ पर कहा गया कि आप टैक्स इसमें काफ़ी बचा सकते हैं। लेकिन पुरानी कर व्यवस्था में हमें काफ़ी छूट मिलती थी। चैप्टर 6A के तहत हमें 80C का लाभ मिलता था, जो काफ़ी फेमस लाभ है, जिसमें आपके PPF हो, NSC हो, FD हो, किसान विकास पत्र हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, आपका स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जिसमें आप टैक्स बेनिफिट ले लेते थे। दूसरी तरफ आपके हाउस रेंट अलाउंस हो, चाइल्ड एजुकेशन फीस हो या आपके लिफ्टेबल कंसेशंस हो, इस तरह के जो भी अलाउंस आपको मिलते थे, उस पर आपको एग्जम्पशंस मिल जाता था। लेकिन नई कर व्यवस्था की जब बात की गई तो यहाँ पर ये सारे अलाउंस, सारे डिडक्शंस ख़त्म कर दिए गए। सिर्फ एक विशेष डिडक्शंस इसमें रखा गया, लेकिन उसका कोई बहुत मतलब भी नहीं है। देखिए, जब आप एनपीएस में अंशदान करते हैं तो आपका नियोक्ता भी अंशदान करता है। जो आपके नियोक्ता का अंशदान होता है वो आपके इनकम में जोड़ दिया जाता है। साथ ही इनकम टैक्स रूल के सेक्शन 80 CCD 2 के तहत उतना ही डिडक्शंस यहाँ पर घटा दिया जाता है। तो इससे ये होता है कि जो भी आपकी इनकम में जुड़ा उतना ही घट गया, तो उसका कोई फ़र्क यहाँ नहीं पड़ता है। यहाँ पर जब नई कर व्यवस्था लागू की गई तो जो सेक्शन 80 CCD 2 है उसे इसी तरह रखा गया। ऐसे ही सेक्शन 80 GGA यहाँ पर रखा गया। पुरानी कर व्यवस्था में आपको 50,000 की मानक कटौती मिलती थी। नई कर व्यवस्था में मानक कटौती को भी हटा दिया गया। अब सवाल ये आ जाता है कि सारी कटौतियाँ, सारे छूट हटा दिए गए तो फिर भी नई कर व्यवस्था में कैसे कहा जा रहा है कि आपको टैक्स में फ़ायदा मिलेगा। इसका रीज़न है कि यहाँ पर जो पुरानी कर व्यवस्था में आपका टैक्स स्लैब था, 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक की इनकम पे 5%, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की इनकम पर 20% और 10 लाख से लेकर जो भी ऊपर की इनकम है उस पर 30% है। नई कर व्यवस्था में बात की गई तो यहाँ कहा गया 2.5 लाख से 5 लाख आपका यहाँ पर 5% रहेगा, 5 लाख से 7,50,000 तक 10%, 7,50,000 से लेकर 10 लाख तक आपका 15% और 10 लाख से लेकर 12.5 लाख तक 20%। यहाँ पर कर व्यवस्था में आपके टैक्स कैलकुलेशन को थोड़ा सा डिफरेंट किया गया। इसी आधार पे कहा गया कि आपको यहाँ पर नई कर व्यवस्था में टैक्स में फ़ायदा हो सकता है, लेकिन कब? जब आपने बचत कम की हो। इसको हम एक कैलकुलेशन से यहाँ समझेंगे। इसके लिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो ये मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। मैंने इसे भी कैलकुलेट करने के लिए एक एक्सेल शीट बनाया हुआ है। जैसे लास्ट वीडियो मैंने ओल्ड टैक्स स्लैब को कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पर ओल्ड वर्सेज न्यू टैक्स रिजाइम को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, ये मैंने एक पूरा फॉर्मेट डेवलप किया हुआ है। ये पूरा इनकम का पार्ट है और यहाँ पर जैसे ही आपके इनकम में कुछ भी चेंजेस होते हैं, आपकी सेविंग में कुछ भी चेंज होते हैं, जैसे मैं आपको सेविंग भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो भी सेविंग्स हैं ये अलग अलग सेक्टर्स में, म्यूचुअल फंड हो, LIC हो, NPS हो,
और चैप्टर 6A में इसे अलग किया गया। और उसी तरह आप देखिए यहाँ पर जब नई कर व्यवस्था में उस चीज़ों को हम देख रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी सेविंग नहीं दिख रही है। साथ में आप एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पर मानक कटौती भी नहीं ली गई है। तो ये चीज़ें मैंने कैलकुलेट करके अपना एक लोगों का निकाला था, तो उन्हें जिससे एक आइडिया मिल सके कि सेविंग न्यू टैक्स रिजाइम में उन्हें के तहत उन्हें टैक्स भरना चाहिए ओल्ड के। तो यहाँ पर न्यू में उनका आया 61,894, ओल्ड में आया 47,391। आगे हम इसको देख लेते हैं कि किस तरह कैलकुलेट होते हैं। थोड़ा मैंने इसे जूम किया हुआ है। तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपका जो इनकम है 7,50,000, वही सेम तरीका है न्यू टैक्स रिजाइम में। यहाँ पर आपको मानक कटौती मिलती है 50,000 की, और न्यू में तो आपको मानक कटौती नहीं मिलती। चैप्टर 6 से जिसमें आपका 80C आता है, 1.5 लाख का छूट, 80D आता है, 80U आता है, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर लागू होती हैं पुरानी कर व्यवस्था में। तो 80C में अगर हमने 1.5 लाख ले लिया, और 80C के अलावा आप 80CCD 1B NPS का जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है टीयर 1 अकाउंट में 50,000, वो भी आप दिखा सकते हैं। तो 2 लाख तक 80C में ले सकते हैं। दिव्यांग छूट ये 75,000 का होता है। 80D आपका होता है 75,000 का। आप 80D में स्वयं के प्रीमियम के लिए ले सकते हैं डिडक्शन। अगर आपके गार्जियंस वरिष्ठ हैं, 80 साल से 60 साल से ऊपर हैं, तो 40,000 से लेकर आप मैं और अधिक तक ले सकते हैं अगर सुपर सीनियर हैं। तो वो वेरी करता है। 80G में आपने कोई डोनेशन दिया है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, तो वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके 2 लाख से ऊपर के भी हो सकते हैं सिर्फ ये चैप्टर 6A में। अब लेकिन अगर आप नई कर व्यवस्था में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ये सारे डिडक्शंस जीरो हो जाएंगे। तो अगर नई कर व्यवस्था के हिसाब से इनकम अगर 7,50,000 है तो कर योग आय भी 7,50,000 है। यहाँ पे आपका सिर्फ एक चीज़ है जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, जो आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है 14% नियोक्ता का अंशदान, वो यहाँ पर इनकम में आपके जुड़ जाता है 7,50,000 जैसे आपकी इनकम में, तो इसी में ये भी ऐड हो जाएगा। ये बेसिक डे का 14% होता है, और यहाँ 80CCD2 में वो चीज़ें घट जाती हैं। और नई कर व्यवस्था में भी यही चीज़ है कि आपके इनकम में वो अंशदान जुड़ जाएगा, और 80CCD2 में वो अंशदान घट जाएगा। तो आपकी जो कर योग्य आय होगी वो सेम रहेगी, वो बदलेगी बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर कर योग्य आया है 5,50,000, तो यहाँ पर 2,50,000 तक आपका टैक्स जीरो हो गया। पुरानी कर व्यवस्था की बात करें, 2,50,000 से 5 लाख तक, अर्थात जो 2.5 लाख है उस पर 12,500 हो जाएगा 5% की दर से। 5 लाख से 10 लाख तक जो अमाउंट है वो अमाउंट है हमारा 50,000 रुपये। तो इस पर 20% अर्थात 10,000 रुपये। कुल टैक्स हो गया 22,500। इस पर जे सेस लग गया 4% उपकर 900 रुपये, और कुल टैक्स मिलाकर हो गया 23,400 रुपये। अगर यहीं पर नई कर व्यवस्था की बात करें सेम अमाउंट पर, तो तो 2,50,000 तक यहाँ पर आपका जीरो हो जाता है। 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक 5%, अर्थात 2,50,000 का 5% 12,500, और 5 लाख से 7,50,000 ये भी 2,50,000 ही होगा, इसका 10% 25,000 रुपये। देखिए 7,50,000 यहाँ तक कवर हो गए हैं। अगर इससे ऊपर का अमाउंट होता तो 7,50,000 से 10 लाख तक जाता, 15% उस पर लगते, और 10 लाख से 12,50,000 तक 20%, और 12,50,000 से 15 लाख तक 25%। तो इस तरह से इस पर कर आपके दे होते। तो वो 7,50,000 पे ही अगर देखें तो 37,500 हो गए, उपकर हो गया 1,500, कुल मिला के 39,000 रुपये में। तो अगर यहाँ पर सेविंग हो रही है तो हम देख पा रहे हैं कि नई कर व्यवस्था में 39,000 टैक्स देना पड़ेगा, और पुरानी कर व्यवस्था में 23,400। लेकिन इसके कैलकुलेशन का तरीका यही है। इसको अब हम कुछ और भी जो
कैलकुलेशंस हैं, कुछ और अमाउंट एज्यूम्स करके हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। तो चलिए उसे हम आगे देखते हैं। मान लेते हैं कि किसी की टोटल इनकम अगर इस तरह है, टोटल डिडक्शन ओल्ड टैक्स स्लैब में और न्यू टैक्स स्लैब में। तो अगर आपकी इनकम 6 लाख है, 1.5 लाख तक डिडक्शन पा रहे हैं, तो आपके ओल्ड टैक्स स्लैब में 0 टैक्स होगा और न्यू में 23,400। इसी तरह 6,50,000 पर सेम डिडक्शन पर आपका ओल्ड में 0 है, न्यू में 28,600। 7 लाख पर 1,50,000 डिडक्ट, तो ये 13,000 रुपये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखना ये चीज़ है कि ये 7 लाख से अगर 1 रुपये भी इनकम होगी तो ये 13,000 टैक्स नहीं रह जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्योंकि उस समय टोटल टैक्सेबल इनकम जो होगी 4,99,999 रुपये हो जाएगी। लेकिन न्यू टैक्स स्लैब में आपको 33,800 पेमेंट करना होगा। इस तरह से काफ़ी है, मैंने सारे बचत वाले लेकर यहाँ कैलकुलेट किए हैं। तो 10,50,000 तक भी आपको, अगर आपकी बचत 1.5 लाख है, तो आपको पुरानी कर व्यवस्था के साथ ही जाना चाहिए। इस कैलकुलेशन के देखकर यही लगता है। अब आगे हम एक कैलकुलेशन और देखते हैं जहां पर आपका टैक्स से जो डिडक्शन है वो 1 लाख ही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 54,600, अर्थात जो इनकम आपकी 8,50,000 है, वहां तक तो ओल्ड और न्यू टैक्स स्लैब में सेम आ जाता है। लेकिन जैसे ही आप उससे ज़्यादा की इनकम में जाते हैं तो यहाँ पर ओल्ड टैक्स स्लैब में आपको नुकसान होने लगता है, अर्थात ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। और 10,50,000 पर सेम टैक्स भरना पड़ा है। तो दो कंडीशन, 8,50,000 और 10,50,000, यहाँ पर हम सेम टैक्स भर रहे हैं, चाहे ओल्ड चाहे न्यू। अगर आपका सेविंग 1 लाख रुपए तक है। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखिए कि टोटल डिडक्शंस में हमने मानक कटौती को नहीं जोड़ा है जो ओल्ड टैक्स स्लैब में लागू होता है। अब तीसरा हम देख लेते हैं कि अगर आपके पास कोई सेविंग नहीं, वैसे ऐसा होता नहीं है, कोई ना कोई सेविंग होती है। सेविंग इतनी से कम सेविंग है कि उसे हम ध्यान न दें, लगभग 0 या 10,000, 20,000, 30,000 तक। तो उस कंडीशंस में क्या होगा? तो ये आपके 6 लाख के इनकम पर न्यू और ओल्ड टैक्स स्लैब एक जैसे होंगे। और जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, आप देखेंगे कि ओल्ड टैक्स स्लैब में आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, और वह कंपैरेटिवली न्यू टैक्स स्लैब के, जहाँ पर आप यही बहुत ज़्यादा नहीं, अगर 6,50,000 है तो यहाँ पर 33,500 रुपये आप टैक्स भरेंगे, और वहीं पर न्यू टैक्स स्लैब में आप 28,600। तो अगर आपकी बचत कम है तो आप पुरानी नई कर व्यवस्था के साथ जा सकते हैं। अगर आपके बचत ठीक ठाक है तो आप पुरानी कर व्यवस्था के साथ जा सकते हैं। लेकिन दोनों स्थिति में आपको कैलकुलेट करना होगा, और वो कैलकुलेशन के लिए आपने देखा है कि किस तरह से वो कैलकुलेट किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, अपने दोस्तों और रिलेटिव्स की मदद के लिए इसे शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं इस चैनल पर फाइनेंस से संबंधित डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो लाता रहता हूँ, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट की स्कीम्स हों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संबंधित टॉपिक्स हों, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से संबंधित टॉपिक्स हों। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।